नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम 4 बजे के इस बुलेटिन में हम तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। इस बुलेटिन में जिन बड़ी खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की हिंसा की, जिसमें शामिल पीएफआई यानी पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर उत्तर प्रदेश की सरकार अब बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा बात होगी एयर इंडिया की, जो अब बिकने के कगार पर है और सरकार भी एयर इंडिया के घाटे को लेकर अब निजीकरण की बात पर विचार कर रही है। तीसरी बड़ी खबर होगी देश की सुरक्षा से जुड़ी। विपिन रावत देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, तो देश के नए सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे सेनाध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पूरी दुनिया में किस तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर अगले आधे घंटे तक हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में इस साल घुसपैठ की घटनाओं में आई कमी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या घटकर हुई 139। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संभाला अपना कार्यभार। विपिन रावत ने सौंपी वेतन। अब देश के पहले सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेंगे विपिन रावत। भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की योजना पर अमल शुरू। 5 साल में 102 लाख करोड़ खर्च करने का रोड मैप तय। पीपीपी के तहत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। अयोध्या में मस्जिद के लिए योगी सरकार ने जमीन की चिन्हित। पंचकोसी परिक्रमा से बाहर 5 जगहों पर मस्जिद के लिए जमीन की हुई पहचान। यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगेगा बैन। यूपी गृह विभाग केंद्र सरकार को भेजेगा सिफारिश। पीएफआई पर सीएए के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप। प्रियंका के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को भगवा पर घेरा। अखिलेश ने कहा, भगवा पर किसी एक का अधिकार नहीं, तिरंगे का रंग नहीं बदल सकती बीजेपी। नागरिकता कानून के विरोध में उतरे शरद पवार। ममता के विरोध मार्च को लेकर बताया सही। चिट्ठी लिखकर कहा, सीएए और एनआरसी विरोध का करेंगे समर्थन। भगवा विवाद के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सुबह फिर किया ट्वीट। शक्ति की साधना का मंत्र ट्विटर पर लिखा। दिल्ली के सीलमपुर हिंसा मामले में 4 आरोपियों को राहत। कलकत्ता कोर्ट ने 2 आरोपियों को दी जमानत। 2 को 3 हफ्ते के लिए दी अंतरिम जमानत। दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री। सोनिया ने मंत्रियों को कहा, सरकार में दिखनी चाहिए कांग्रेस के एजेंडे की छाप। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई पोस्टर वॉर। अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर आप बीजेपी ने लगाए पोस्टर। कोटा अस्पताल में नवजातों की मौत पर सियासत जारी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, विरासत में मिली लापरवाही बीजेपी कर रही है सियासत। एयर इंडिया की बदहाली पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा, एयर इंडिया का निजीकरण जरूरी, एयरलाइंस को कर्ज ढोना मुश्किल। नए साल के जश्न पर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नशे में हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद। नए साल का जश्न मनाने के लिए मनाली में लगा पर्यटकों का तांता। देश भर से सैलानी ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। लाहौल स्पीति में -24 डिग्री पहुंचा तापमान। बर्फ से ढकी केलोंग वैली। रोहतांग टनल के पास धुंधी में भी जमी बर्फ। जम्मू में कपकपाने वाली ठंड से लोगों को राहत नहीं। घरों में कैद रहने को लोग मजबूर। सड़क पर ट्रैफिक काफी कम। चंडीगढ़ में भी शीतलहर से लोगों का बुरा हाल। सुबह कई इलाकों में छाया कोहरा। गाड़ियों की लाइट जलाकर दफ्तर के लिए निकले लोग। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल के दौरान बेकाबू हुआ घोड़ा। रेलिंग तोड़कर लोगों के बीच हादसे में 2 लोग घायल। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि हैदराबाद में पेट्रोल पंप में खड़ी कार पे भीषण आग लग गई। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे हैदराबाद के पेट्रोल पंप की, जहां पर एक कार खड़ी हुई थी जिसमें आग लग गई। और उन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आग कितनी भयानक थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात यह कि जो कार सवार है वो बाल बाल बच गया है। इस हादसे में 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। ये एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, जिसमें एक कार खड़ी है। संभवतः तेल भरवाते वक्त ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि जो मशीन होती है जहां से पेट्रोल भरवाया जाता है, डीजल भरवाया जाता है किसी भी वाहन में, ठीक वहीं पर ये कार खड़ी हुई है। इस कार में भीषण आग लगी है, जिसमें देखते ही देखते एक तरीके से पूरे पेट्रोल पंप को भी अपने आगोश में ले लिया। धुएं का गुबार पूरे पेट्रोल पंप में नजर आ रहा है। हर जगह जो पूरी पेट्रोल पंप की इमारत है, जो ढांचा है, वो काला नजर आ रहा है। और इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से की गई। इसके चलते कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। राहत की बात यह कि इस कार को चलाने वाले शख्स को बचा लिया गया। वो शख्स यहाँ पर बच गया, लेकिन ये धू-धू कर जलती कार बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा
इस वक्त ये हादसा हुआ हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप पर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस साल सीमा में घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के मुताबिक इस साल 130 आतंकियों ने घुसपैठ की है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। पिछले साल 143 आतंकी सीमा पार से घुसे थे, इस बार वो घटकर 130। सीजफायर वायलेशन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए। सीजफायर वायलेशंस की अगर बात करें तो 381 इंसिडेंट टोटल थे 2019 में, ये बढ़ के 558 हो गए। हर सीजफायर वायलेशन की कोशिश ये रहती है कि वहां से टेररिस्ट के ग्रुप को बॉर्डर से पार करवाया जाए, मगर अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे अटेम्प्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन के सीजफायर वायलेशंस के दौरान उनको नाकाम किया गया, और जो सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन अलग अलग असेसमेंट के मुताबिक हुई वो इन्फिल्ट्रेशन भी पिछले साल के मुकाबले में काफी कम रही। हमारे जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 130 के करीब लोग इन्फिल्ट्रेट कर पाए। नए लड़के टेररिस्ट के साथ शामिल होते थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनकी तादाद पहले से बहुत कम हुई है। जबकि ये आंकड़ा 218 था 2018 के साल में, अब ये आंकड़ा कम होकर के सिर्फ और सिर्फ 139 रहा। 139 में भी काफी बड़ी तादाद में लोग या तो हमने गिरफ्तार कर लिए या वो हमारे पास खुद ब खुद चल के पहुंच गए, और इसके चलते जो एलिमिनेशंस हुई, नए जो लड़के ज्वाइन किए टेररिस्ट रैंक में, उनकी तादाद 39 है, और बाकी लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो गए या सरेंडर कर गए। और जो एक्टिव लोग उसमें से अभी जिन्होंने टेररिस्ट रैंक ज्वाइन किए उनकी तादाद सिर्फ 83 है। बाकी लोग जो 139 में से या मारे गए या पकड़े गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत नुमाया काम इस साल ड्रग्स के खिलाफ किया। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रग पैडलर्स हैं उनकी पीएसए के अंदर जो है वो इनकी बुकिंग हुई, पीएसए के अंदर डिटेन हुए। 1029 केस जो हैं वो ड्रग्स के खिलाफ जो हैं वो रजिस्टर किए गए, जिसमें 1490 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए, और बहुत बड़ी तादाद में जो सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, वो पकड़ी गई। उनकी तादाद मेरे ख्याल में पहले सालों की अगर मुकाबला करें तो आज तक की सबसे बड़ी तादाद हमारे सामने है। हम लोग और बड़ी सतह के ऊपर इसके ऊपर फोकस करके काम करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में हम कोई स्पेशल सेल जो नारकोटिक्स को डील करे वो बनाएं। उसके लिए प्रपोजल पहले से आईजी क्राइम के ऑफिस से तैयार हो चुकी है। मनोज मुकुंद नरवणे ने आज भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली। वो देश के 28वें सेना प्रमुख होंगे। इससे पहले वो उप सेना प्रमुख के तौर पर भी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले तक सेना प्रमुख रहे जनरल रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि जनरल नरवणे इससे पहले उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और आपको बता दें कि सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे कौन है उनको आप जान सकते हैं। सितंबर में सेना के उप प्रमुख बनाए गए थे, सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान भी संभाली है। पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व किया। श्रीलंका में भी भारतीय शांति रक्षक बल का हिस्सा रहे हैं भारत के नए सेना प्रमुख। अद्भुत शौर्य और पराक्रम की मिसाल भारतीय सेना की कमान आज ऐसे सूरमा ने संभाली है जिन्होंने 37 सालों से देश की हर सीमा, हर मोर्चे की निगहबानी की है। देश की सेना के नए सेनापति का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आज जनरल नरवणे ने सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। पूर्व सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद थे। बिपिन रावत ने नए आर्मी चीफ को बैटन सौंपी और बधाई दी। हम उनका सहयोग करते रहेंगे, भारतीय सेना उनका सहयोग करते रहेगी। मुझे यकीन है कि वो हर किस्म से सक्षम है और कार्रवाई सही तरीके से करते रहेंगे।
जनरल मनोज नरवणे देश के 28वें सेना प्रमुख हैं और वो अब तक सेना के उप प्रमुख का पद संभाल रहे थे। जनरल नरवणे सितंबर में सेना के उप प्रमुख बनाए गए थे। वो सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख भी रह चुके हैं। 37 साल की सेवा में वो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में अहम पदों पर रहे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन की कमान संभाली। पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व किया। वो श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल का भी हिस्सा थे। जनरल नरवणे एनडीए और आईएमए के छात्र रहे हैं और जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। जनरल नरवणे को सेना मेडल, वीएसएम और एवीएसएम से सम्मानित किया जा चुका है। सेना को नए साल पर नए आर्मी चीफ मिलने से देश की सेना का गौरव नए साल में और बढ़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने सैन्य विभाग का गठन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साउथ ब्लॉक में सीडीएस का दफ्तर होगा। आपको यह भी बता दें कि सीडीएस का जो यूनिफॉर्म पेरेंट है वो सर्विस का ही होगा। जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए हैं। तो इस नाम का ऐलान पहले ही हो चुका था, लेकिन अब कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत आज सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर हो गए हैं। दिल्ली में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही विपिन रावत को मिल गई है एक नई जिम्मेदारी। विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बन गए हैं, यानी तीनों सेनाओं के सुपर बॉस। सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए जनरल रावत, लेकिन इस रिटायरमेंट के बाद उनका पद और कद और बढ़ गया। वो बन गए हैं तीनों सेना के सुपर बॉस। जनरल बिपिन रावत रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार और देश की सेना के सुप्रीम सेनापति बन गए हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जनरल रावत बोले कि सेना ही उनकी ताकत है और सेना के हर जवान मिलकर बढ़ाते हैं देश की यह ताकत। जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है तभी हमें सफलता मिलती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। आर्मी चीफ के पद से रिटायर होने से पहले जनरल रावत दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर बाद जनरल बिपिन रावत राजधानी के साउथ ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिपिन रावत 3 साल तक देश के सेना प्रमुख रहे। उनके कार्यकाल में सेना ने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंक के खिलाफ भारत ने एयर स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठाए। अब सेना प्रमुख की जिम्मेदारी मनोज मुकुंद नरवणे के कंधों पर होगी और तीनों सेनाओं से भी ऊपर होंगे जनरल बिपिन रावत। सीडीएस बिपिन रावत। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। योगी सरकार ने यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने केंद्र सरकार को पीएफआई पर प्रतिबंध की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी है। गृह विभाग अब केंद्र को बैन की सिफारिश भेजेगा। नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा में पीएफआई की भूमिका सामने नजर आई थी। हिंसा फैलाने के आरोप में प्रदेश भर से पीएफआई के अब तक 22 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। यूपी में पीएफआई पर लगेगा बैन। योगी सरकार ने की एक्शन की तैयारी। सीएए के विरोध में हुई हिंसा में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ बताया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंसा में पीएफआई के साथ प्रतिबंधित संगठन सिमी के लोग शामिल थे और सरकार इस संगठन पर बैन लगाएगी। पीएफआई का नाम बदल करके सिमी ने एक तरह से अवतार धारण किया और पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आक्रमण, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था और उसकी जांच के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इससे प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैन की तैयारी कर सकते हैं, उसका प्रस्ताव चल रहा है।
निश्चित तौर से ऐसे संगठनों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। यूपी के कई जिलों में हिंसा की जांच में पुलिस को पीएफआई का हाथ होने के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के दौरान पीएफआई के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनमें लखनऊ और शामली में सबसे ज्यादा थे, जिसके बाद यूपी के डीजीपी ने राज्य के गृह विभाग से पीएफआई पर बैन की सिफारिश की। सिफारिश में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कई सदस्य पीएफआई में शामिल हो गए थे, जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। हमने रिकमेंड किया है कि पीएफआई को बैन किया जाए। ये रिकमेंडेशंस हम गृह मंत्रालय को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। लेकिन यूपी में इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। सच्चाई ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने निर्दोष लोगों की पुलिस की गोली से हत्या करवाई है। अगर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो वो सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को जनता के बीच में जाना चाहिए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2 साल से यूपी में पीएफआई की गतिविधियां बढ़ी हैं। ये संगठन यूपी के अलावा 11 राज्यों में फैला है। पीएफआई का गठन 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। 2012 में केरल सरकार ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। फिलहाल यूपी में इसे बैन करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन देश भर में बैन का फैसला केंद्र ही करेगा। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो फैसला केंद्र को करना है, गृह मंत्रालय को करना है, लेकिन इन सब के बीच पीएफआई का दायरा कितना बड़ा है, नेटवर्क कितना बड़ा है इस देश में, ये भी आपको बता दें। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश का तो हमने जिक्र किया ही था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी पीएफआई का नेटवर्क बना हुआ है। पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल, वो केरल जहां पर खतरा बताया गया था सुरक्षा के लिहाज से पीएफआई को, तो आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में आबादी के लिहाज से कई करोड़ लोग जिन सूबों में रहते हैं वहां पर पीएफआई का नेटवर्क है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें अगर, तो ये वो जिले हैं जहां पर पीएफआई लगातार सक्रिय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर, मेरठ हो या फिर बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, आजमगढ़, वाराणसी हो, यानी पश्चिम से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पीएफआई हर जगह यहां पर सक्रिय नजर आता हुआ दिख रहा है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी पीएफआई सक्रिय है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील मेरठ में और आजमगढ़ और वाराणसी में भी। और इसी के चलते अब राज्य सरकार की तरफ से मांग की जा रही है पीएफआई पर लगाम कसने के लिए। तो करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, और केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र नागरिकता पर सिर्फ कानून बना सकता है। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो नागरिकता पर कानून बनाए। दरअसल में केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि नागरिकता संविधान की उस सूची का हिस्सा है जिसमें अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। नागरिकता को लेकर कानून बनाने के मुद्दे पर क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए जरा। See National Register of Citizens of India. Who will be citizen is also known in the Citizenship Act by birth, by registration, by naturalization. And one thing I must clarify, about 2,000 Pakistani residents have been given asylum in India. They were individually victimized. I don't want to take any names, you know it very well. उत्तर प्रदेश में भगवा पर सियासी संग्राम जारी है। कल प्रियंका और आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवा के बहाने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने आज कहा कि बीजेपी चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन तिरंगे का रंग वो कभी नहीं बदल पाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भगवा पर किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता कानून के बहाने योगी सरकार को घेरा था। प्रियंका ने सीएम योगी को भगवा धर्म धारण करने की नसीहत दे दी थी। तो प्रियंका गांधी के सीएम योगी पर भगवा वाले वार के बाद बीजेपी हमलावर है। न्यूज नेशन से बातचीत में प्रेम शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला है। प्रेम जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। प्रियंका गांधी ने खुलकर कहा कि योगी जी अगर गेरुआ पहनते हैं तो गेरुआ वाला ही काम करें। देखिए, योगी जी न केवल गेरुआ वस्त्र पहनने वाले उसका काम भी कर रहे हैं।
देखिए, गोरक्ष पीठाधीश्वर के पद पर आसीन होने के लिए त्याग आवश्यक, और वो त्याग के प्रदर्शन के बिना उनके गुरुजी उनको दीक्षा न देते और ना ही अपनी पीठ पर बैठाते। तो वो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इसका मतलब है कि त्याग और समर्पण उनका सिद्ध है। लेकिन बात कौन कर रहा है भगवा पर, जो कल तक आतंकवादी कहते थे, जो लोग भोग की पराकाष्ठा कर चुके हैं, पूरे देश के हिस्से की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो लूट के ले गए हों, उस खानदान की मतलब भोग की जिन्होंने पराकाष्ठा कर रखी हो, अब वो त्याग के मानदंड तय करेंगी। ये सिद्ध करता है कि उनके, और इतना बोलने पर भी सिर्फ आध्यात्मिकता शब्द का प्रयोग किया उन्होंने भगवा पर, और उनके एक सांसद से अपच हो गई। उन्होंने तत्काल कह दिया भगवा तो आतंकवाद का ही प्रतीक है। तो ये सिद्ध करता है हुसैन दलवाई ने जिस तरह से श्रीमती प्रियंका वाड्रा के बयान के आते ही जिस तरह से उफने हैं, वो बताता है कि कांग्रेस को बदहजमी हो गई भगवा के नाम पे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अब दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम मुकरबा चौक का नाम भी इसके साथ साथ बदला जाएगा। शहीद विक्रम बत्रा के नाम पर इस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। तो 2 मेट्रो स्टेशन जिनके नाम बदले जाएंगे, वो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आ रही है। जी हां, इंदौर एक बार फिर देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वे में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 के पायदान पर बना हुआ है। लगातार इंदौर साफ सफाई के मोर्चे पर मिसाल कायम करता रहा है पूरे देश में, और एक बार फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इंदौर देश का सबसे साफ शहर है। पूरे देश में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग नए साल के जश्न का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। रात 9 बजे के बाद दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद हो जाएगा। वहीं शराब पीकर दिल्ली की सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों पर भी दिल्ली पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई और मनाली। तो नए साल आने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हैं। मुंबई में इसकी जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में 4000 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जबकि ड्रोन कैमरों से भी शहर की निगरानी रखी जाएगी। उधर नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश भी तैयार है। अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मनाली में आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। बावजूद इसके यहाँ न्यू ईयर का जश्न मनाने आए सैलानियों में उत्साह की कोई कमी नहीं देखने को मिली। बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न के लिए मनाली पूरी तरह तैयार है। साल 2020 शुरू होने में बस चंद घंटे बाकी हैं। नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। साल 2019 का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को मनाने के लिए तमाम जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो मनाली में जो सोलंग नाला है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सोलंग नाला है पूरा का पूरा जो है वो टूरिस्टों से यानी कि पर्यटकों से भरा हुआ है यहाँ पर, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे देश भर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साल के आखिरी दिन में हर कोई जश्न में डूबना चाहता है और इसी के लिए उन्होंने पहाड़ों का रुख किया है। मौसम विभाग पहले ही 31 दिसंबर यानी आज मनाली में बर्फबारी की आशंका जता चुका है। मनाली में आज का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री है। नए साल पर मनाली घूमने आए पर्यटक इस ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अमेजिंग सर, एकदम इतना मतलब पहली बार ऐसे आया हूँ, एकदम जस्ट लाइक हेवन। और सर ऐसी पहली व्यू मिली है। दिल्ली में तो रहता वो पॉल्यूशन वाली चीजें जानते हो, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ियों बर्फबारी चीज है सर अमेजिंग। और ये सीजन है ही आने का है सर। नया साल का जश्न भी आ रहा है, तो किस तरह से रहेगी सेलिब्रेशन? बहुत बढ़िया रहने वाली है यहाँ पे सेलिब्रेशन, तो बहुत मजा आने वाला। अभी तो करेंगे एडवेंचरस जो होगा। मनाली के सोलंग नाले पर पहुंचे पर्यटक आइस स्केटिंग का भी जमकर मजा ले रहे हैं। ये कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से, बाड़मेर जिला। अच्छा, कैसा लग रहा है आइस स्केटिंग? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं न्यू ईयर की पार्टी यहाँ करना चाहता हूँ। यहाँ पहली बार आया हूँ 24 सालों में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आइस स्केटिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और भी टूरिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है स्केटिंग करके? Having a great fun
बहुत मजा आ रहा है। वी आर विद आवर होल फैमिली, सो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप भी नए साल के मौके पर कहीं बाहर जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मनाली एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ -2 डिग्री के साथ साथ खिली धूप के बीच खूबसूरत वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। जो मनाली पूरी घाटी है वो आजकल पर्यटकों से गुलजार है, क्योंकि नए साल के जश्न को जो है हर कोई फीका नहीं करना चाहता है, इसको नए रूप में जो है मनाना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।